हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे सीडीपी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। इस टॉपिक से आपके हर सीटेट एग्जाम में ना सिर्फ सीडीपी के पेपर में आपका जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, बल्कि आपके ईवीएस में भी आपके एनईपी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके दोनों पेपर के लिए, यानी सीडीपी के लिए भी, साथ ही आपका ईवीएस के लिए भी, दोनों सब्जेक्ट के लिए। ठीक है। और ये आपके फर्स्ट जो आपका पेपर होता है उसमें भी इसका संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, साथ ही आपका जो है जो सेकेंड पेपर होता है जूनियर लेवल का, उसमें भी जो है एनईपी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे सीडीपी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका एनईपी से संबंधित है, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ना सिर्फ आपको सीडीपी में बल्कि आपके ईवीएस में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो टॉपिक है आपको फर्स्ट पेपर में भी पूछा जाता है, यानी प्राइमरी लेवल में भी पूछा जाता है, साथ ही जो आपको जूनियर लेवल का सेकंड पेपर होता है उसमें भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो वीडियो है आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि ये जो टॉपिक ही ऐसा है जिससे संबंधित क्वेश्चन आपके ना सिर्फ 1 नंबर के बल्कि 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आपके हर सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आपका सीडीपी में ही पूछा जाता है, साथ ही आपका ईवीएस में भी 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके पेडागोजी में। ठीक है। तो आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो आपके क्लियर हो जाए। ठीक है। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शायद तो देखते हैं आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी किस वर्ष लागू हुआ था। जो आपका जो है एनईपी लागू हुआ था, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसको कहते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अगर अंग्रेजी में बात करें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होता है, हिंदी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति होता है, शॉर्ट में एनईपी कहा जाता है। तो ये किस वर्ष लागू हुआ था सबसे पहले ये बताना, क्योंकि अब तक जो है 3 बार लागू हो चुका है। तो जो सबसे पहले लागू हुआ था, कब लागू हुआ था, ये बताना है। पहला है 1968 यानी 1968, दूसरा 1956, तीसरा है ऑप्शन के 1992, चौथा 2020 में। तो जो ये एनईपी लागू हुआ था, जो सबसे पहले लागू हुआ था पहली बार, वो हुआ था 1968 यानी कि 1968 ईस्वी में। ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो सबसे पहले लागू किया गया था वो किया गया था 1968 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान डैश संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई, यानी कि संविधान के किस संशोधन से शिक्षा जो है एक मौलिक अधिकार बन गई। पहला 25वें संशोधन, दूसरा 86वें संशोधन, तीसरा है 22वें संशोधन और चौथा है 52वें संशोधन। ठीक है। तो जो संविधान संशोधन हुआ था जिसके तहत जो शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई थी वो हुआ था 86वें संशोधन के बाद। ठीक है। संविधान के 86वें संशोधन से या संशोधन के बाद जो है शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में कब जोड़ा गया। ठीक है। किस धारा के तहत जो है शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के अधिकार के रूप में जोड़ा गया है। पहला धारा 45 में, दूसरा धारा 45A में, तीसरा ऑप्शन है धारा 21A में और चौथा है धारा 22 में। ठीक है। तो ये जो शिक्षा का अधिकार है ये जो है मूल अधिकार के रूप में कब जोड़ा गया, या फिर इस जो है ये जो शिक्षा का अधिकार है ये किस धारा के तहत जो है मूल अधिकार में जोड़ा गया है ये बताना है। तो पहला ऑप्शन आपने देखा कि धारा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में कब जोड़ा गया था। ठीक है। किस धारा के तहत शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के तहत जोड़ा गया था। पहला ऑप्शन है धारा 45 में, दूसरा है कि धारा 45A में, तीसरा धारा 21A में और चौथा धारा 22 में। तो जो शिक्षा का अधिकार है इसको मूल अधिकार के रूप में कब जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था धारा 21A में। ठीक है। जो शिक्षा का अधिकार है भारतीय संविधान के धारा 21A में मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया था। किसको, शिक्षा के अधिकार को। ये जो धारा 21A है इसमें जो है शिक्षा के अधिकार को मूल के अधिकार के रूप में तो जोड़ा ही गया है। साथ ही जो ये धारा 21A है ये जो अनुच्छेद है ये शिक्षा के अधिकार की भी चर्चा करता है, यानी शिक्षा का जो अधिकार हम जो है लोगों को दिया जाता है इसके बारे में भी चर्चा करता है। साथ ही ये जो है चर्चा करता है कि जो
6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा भी जो है दिया जाए, इसके अधिकार के लिए भी ये जो है जाना जाता है। यानी कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भी जो है इसी के अंतर्गत शामिल किया गया, धारा 21A के अंतर्गत। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया है। साथ ही जो है 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के रूप में भी शामिल किया गया है इसी धारा के तहत। ठीक है, और जो शिक्षा का अधिकार है उसकी चर्चा भी ये जो है धारा 21 से करता है। ठीक है, तो कई सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से कंप्लीट हो गए। तो धारा 21 से जो है इन सभी चीज़ों के जो है अधिकारों के बारे में बात करता है, चर्चा करता है। थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को विकसित करने के साधन के रूप में किसने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को विकसित करने यानी डेवलप करने के साधन के रूप में किसने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। पहला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने, दूसरा है बोझ के साथ सीखना, या तीसरा है बोझ के बिना सीखना, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू किया गया है या जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा जो है लाई गई है उसका जो एक उद्देश्य है वो यही है कि जो शिक्षा है बच्चों की वो बोझ के बिना जो है सीखना चाहिए। यानी जो भी बच्चे हैं बहुत सारा बैग लेके विद्यालय जाते हैं, बहुत सारी कॉपी बहुत सारी किताबें जो है उनको थमा दी जाती है पढ़ने के लिए बिल्कुल प्राइमरी लेवल से ही, तो वो जो बोझ उनके पास होता है विद्यालय जाने के लिए उनके पास वो बोझ ना हो बल्कि बोझ के बिना ही वो सीखना सीखें। ठीक है, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उनको बहुत सारी कॉपी किताब की जरूरत ना पड़े, बिल्कुल जो है बिना बोझ के बिना कॉपी किताब के ही वो सीखने जो है इस चीज़ पे ज़्यादा जो है बल दिया गया है बोझ के बिना सीखने के लिए। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि क्या प्रस्तावित करती है। मूल्यांकन शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं से किया जाना चाहिए, यानी कि जो भी मूल्यांकन है वो शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं से किया जाना चाहिए। यानी जो आपका पूरे वर्ष में जो है एक ही बार परीक्षा करानी चाहिए उसी के तहत जो है बच्चे का मूल्यांकन करना चाहिए। ये जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है, इस चीज़ को ये कहता है। ठीक है, तो जो है ये ऐसा संभव नहीं है कि किसी भी बच्चे का मूल्यांकन करने के लिए पूरे जो है एक साल का वेट करेंगे या फिर एक साल में ही जो परीक्षा कराएंगे उसी के तहत मूल्यांकन करेंगे, ये गलत होगा। दूसरा है कि एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण, बिल्कुल सही। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है ये प्रस्तावित करती है कि एक निश्चित अवधि में बच्चे की जो भी प्रगति है उसका पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि उसका जो मूल्यांकन है वो एक निश्चित अवधि में होना चाहिए ताकि जो भी बच्चे की प्रगति हो रही है, ताकि जो भी उसका विकास हो रहा है, जो भी उसके अंदर जो है डेवलप हो रहा है जो भी चीज़ उसका जो है पता लगाया जा सके, ना कि जो है उसको जो है एक पूरे साल में जो भी एक परीक्षा कराए उसके माध्यम से जो है उसका अवलोकन किया जाना चाहिए, बल्कि एक निश्चित अवधि होनी चाहिए बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में किन आधारों पर किए जाने वाले पक्षपात का संवैधानिक रूप से निषेध किया जाता है। यानी शैक्षणिक संस्थानों में यानी जो भी विद्यालय है उनमें बच्चों को प्रवेश करने के लिए कौन कौन से जो है ऐसी चीज़ है जिनके द्वारा जो है पक्षपात किया जाता है, और वो पक्षपात जो है वो संवैधानिक रूप से क्या माना जाता है, निषेध माना जाता है। ठीक है, यानी कि गैर कानूनी माना जाता है। पहला है धर्म, दूसरा है लिंग, तीसरा है जन्म स्थान और चौथा राष्ट्रीयता। अगर किसी भी विद्यालय में आप बच्चे को स्कूल में जो है या विद्यालय में प्रवेश के लिए ले जा रहे हैं, एडमिशन कराने के लिए ले जा रहे हैं, और वहाँ का टीचर आपके बच्चे के धर्म के अनुसार या उसके लिंग के अनुसार या फिर जहाँ पे उसका जन्म हुआ उस जन्म के स्थान के अनुसार जो है वो एडमिशन नहीं लेता है। वो कहता है कि हम आप जो है मुस्लिम है या जो है ये महिला है या फिर आपका जो जन्म स्थान है वो इस जगह पे हुआ तो हम आपके बच्चे का एडमिशन नहीं लेंगे। अगर वो इन 3 तरीकों से जो है मना करता है तो वो संवैधानिक रूप से जो क्या माना जाएगा, गैर कानूनी माना जाएगा। ठीक है, कोई भी स्कूल कोई भी टीचर इन चीज़ों में क्या कर सकता है, वो पक्षपात नहीं कर सकता है। तो धर्म, लिंग और जन्म स्थान, राष्ट्रीयता तो एक बार हो सकती है क्योंकि भारत के बाहर का नागरिक है तो उसको बहुत सारी जो नियम हैं भारत के वो मान्य होंगे, लेकिन धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर हम किसी को संवैधानिक रूप से मना नहीं कर सकते, पक्षपात नहीं कर सकते। ठीक है, जो कि संवैधानिक रूप से निषेध माना जाता है। तो धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर हम किसी को जो है एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पिछले बार भी एग्जाम में पूछा गया था कि एनईपी 2020 के अनुसार वर्तमान में नई शैक्षिक प्रणाली क्या है, नई शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली क्या है, यानी प्रेजेंट टाइम में जो शैक्षिक प्रणाली है पाठ्यक्रम की वो कौन सी है। पहला है 3+4+4+5, बी ऑप्शन है कि 5+3+3+4, तीसरा है कि 4+3+3+5, और चौथा है कि 5+4+3+3। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में जो शैक्षिक पाठ्यक्रम की जो प्रणाली मानी जाती है जो इस टाइम का है एनईपी 2020 के अनुसार, वो है आपका 5+3+3+4। ये जो है इसको बहुत ध्यान से जो है देख लीजिए, और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। 5334 इस माध्यम से जो शैक्षिक पाठ्यक्रम चलेगा, अभी इस माध्यम से सभी विद्यालयों में चलेगा। ठीक है, पहले था जो है 10+2, लेकिन अब जो है 5+3+3+4, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को, यानी शिक्षा को क्या करना चाहिए, केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, यानी जो भी शिक्षा है वो पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर, जो भी पहले का जो है विषय वस्तु उस पर निर्धारित होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। दूसरा है कि समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल सही, किसी भी बच्चे की जो समस्या है उसका समाधान पर केंद्रित होना चाहिए जो भी शिक्षा है बच्चे की, तो ये ऑप्शन सही होगा। तीसरा है कि अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, बिल्कुल सही, जो भी बच्चे जो है पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ें सीख रहे हैं उसमें या उनमें समालोचनात्मक चिंतन का क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए, तो थर्ड ऑप्शन भी सही है। फोर्थ है कि अन्वेषण निर्धारित और खोज निर्धारित होना चाहिए, किसी भी बच्चे के जो है जो अधिगम होना चाहिए वो खोज आधारित होना चाहिए। ठीक है, यानी कि उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देने चाहिए। किसी भी चीज़ को, मान लीजिए कि किसी भी पक्षी के बारे में उसको जो है जानना है, ठीक है, पढ़ाना है या फिर उसके बारे में जानना है, तो हम उसको कह दें कि आप अपने आसपास जो भी आपके आसपास चिड़ियाँ हैं या जो भी पक्षियाँ हैं, आप उनको जो है देखिए और जो है उनका जो है अवलोकन कीजिए, तो वो जो है बच्चा खुद से जब देखेगा, खुद से खोज करेगा, तो उसको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अन्वेषण आधारित और खोज आधारित होना चाहिए। जैसे रिश्तों के बारे में अगर कोई भी चीज़ हम समझाना चाह रहे हैं, तो हम बच्चे को कहें कि आप अपने घर में जाइए, आपके घर में जो है जितने भी रिश्ते हैं उन रिश्तों को जो है अपने घर के लोगों से पूछिए, उनको देखिए, तो वो अच्छे से समझ पाएगा अगर वो खोजबीन करेगा तब। ठीक है, तो अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होने चाहिए, तो थर्ड ऑप्शन भी सही होगा। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सही होगा, फर्स्ट आपका गलत होगा, तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्न में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है, निगेटिव बताना है कि निगेटिव या फिर नहीं दिया गया है। ठीक है, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्न में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है। ठीक है, पहला है कि उपर्युक्त इमारती ढांचा, दूसरा प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, तीसरा अनिवार्य विषय शिक्षा, और चौथा उपर्युक्त तकनीकी सुविधाएं। अगर कोई भी बच्चा दिव्यांग है तो उसके लिए कई सारी चीज़ें जो है कई सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं की जाती है विद्यालय में, कई सारे प्रावधान होते हैं उनके लिए कि उनको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। तो उपर्युक्त इमारती ढांचा, यानी जो भी बच्चे वहाँ पे दिव्यांग हैं उनके लिए इमारती जो ढांचा है, यानी जो भी इमारत बनाई जाए उनके अकॉर्डिंग बनाई जाए कि जो भी दिव्यांग बच्चे हैं वो जो है फर्स्ट फ्लोर पे ही पढ़ाई करें, उनको ऊपर जो है ना जाना पड़े, अगर ऊपर जाते भी हैं तो उनके लिए जाने की जो है व्यवस्था भी होनी चाहिए, लिफ्ट वगैरह भी होनी चाहिए, ताकि उनके जो है ऊपर जाने में यानी सेकंड फ्लोर पर जाने में कोई दिक्कत ना हो। तो उपर्युक्त इमारती ढांचा सही है। दूसरा कि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक होना चाहिए, जो भी दिव्यांग बच्चे हैं उनके जो है उनके लिए जो है एक शिक्षा, यानी जो भी शिक्षा वो ग्रहण करना चाहिए वो शिक्षा होनी चाहिए, एक जो है निजी शिक्षक होना चाहिए। तीसरा है कि अनिवार्य विषय शिक्षा, विशेष शिक्षा की बात नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे अनिवार्य विशेष शिक्षा जो भी दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए कोई भी सब्जेक्ट अनिवार्य नहीं किया जाए, बल्कि विकल्प के रूप में जो है दिया जाए कि अगर आप जो है इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना चाहते तो आप इस सब्जेक्ट को एज ए विकल्प आप ले सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपका निगेटिव है, ये गलत होगा। उपर्युक्त तकनीक सुविधाएं, जो भी तकनीकी से संबंधित उनको जरूरत होती है दिव्यांग बच्चों को या छात्रों को, तो वो भी सुविधाएं होनी चाहिए विद्यालय में, तो ये ऑप्शन सही होगा। सिर्फ थर्ड ऑप्शन आपका निगेटिव है, यही ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम के अंतर्गत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
शिक्षण अधिगम के अंतर्गत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है निर्धारित की गई है या फिर लागू की गई है, उसका जो लक्ष्य है वो क्या निर्धारित किया गया है? बुनियादी योग्यता पर जोर, ठीक है। दूसरा है स्कूलों में शैक्षिक धाराओं पर जोर। तीसरा है पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर जोर। और चौथा उपयुक्त सभी, इन सभी पे। यानी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लागू की गई है उसका जो लक्ष्य है वो बुनियादी योग्यता पर जोर देना, ये भी उसका लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य है कि स्कूलों में शैक्षिक धाराओं पर जोर, स्कूलों में जो शैक्षिक धाराएं हैं उन पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाए, बल दिया जाए, ठीक, उनको ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाए। तीसरा है पाठ्य सहगामी क्रियाएं, यानी जो भी हम पाठ पढ़ाते हैं उनसे संबंधित जो अन्य सहगामी क्रियाएं हैं उनके साथ जो अन्य जो क्रियाएं हैं उनको भी कराया जाए, अन्य एक्टिविटी भी कराई जाए विद्यालय में, उस पर जो है ये इसका जो लक्ष्य है वो भी निर्धारित करता है कि यानी जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं इस पर भी जोर दिया जाए, ये भी जो है लक्ष्य निर्धारित करता है, ठीक है। तो उपर्युक्त सभी डी ऑप्शन सही होगा यानी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नया वाला जो 2020 वाला लागू हुआ है उसमें ये सभी लक्ष्य जो है निर्धारित किए गए हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सिफारिश करती है, किस चीज़ में सिफारिश करती है? पाठ्यक्रम का मानकीकरण। तो मानकीकरण जहाँ पे भी होगा वो ऑप्शन आपका गलत होगा, किसी भी पाठ्यक्रम का मानकीकरण नहीं हो सकता। दूसरा एक भाषावाद, एक भाषावाद पे जो है नहीं सिफारिश करता, बल्कि ये क्या करता है, बहुभाषावाद यानी एक से अधिक भाषावाद पे जो है ये सिफारिश करता है। किसी भी बच्चे को सिर्फ एक भाषा की जो है ये स्वतंत्रता नहीं होती, सिर्फ एक ही भाषा सीखे, वो एक से अधिक कई भाषाएं भी सीख सकता है, बोल सकता है, तो बहुभाषावाद की सिफारिश करता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है, ठीक है। जो एनईपी 2020 है उसका केंद्र बिंदु क्या है? कठोर पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन। कठोर जहाँ पे ऑप्शन होगा और जहाँ पे मूल्यांकन होगा ये ऑप्शन आपका हमेशा गलत होगा। दूसरा है बहुविषयकता और समग्र शिक्षा, ठीक है। तीसरा है परीक्षा की ओर और उसके लिए सीखना। चौथा आकलन के योगात्मक तरीकों को अपनाना। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसका जो केंद्र बिंदु है वो है बहुविषयकता और समग्र शिक्षा, यानी सबको शिक्षा देना और एक से अधिक भाषाओं में शिक्षा देना। बहुविषयकता मतलब एक से अधिक सब्जेक्ट हो, एक से अधिक भाषाएं हो, उसके रूप में सभी को शिक्षा प्रदान करना, ये उसका केंद्र बिंदु है। तो सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विदेशी भाषाओं जैसे जापानी, फ्रेंच, जर्मन और रूसी के अध्ययन के लिए किस रूप में अनुशंसा की गई है? यानी जो इन सारी भाषाओं का जो अध्ययन किया जाता है इसकी अनुशंसा किस रूप में की गई है? सिंपल सा क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है। पहला है त्रिभाषा सूत्र के अंग के रूप में। दूसरा है अतिरिक्त भाषाओं के रूप में। तीसरा है व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंग के रूप में। और चौथा है कि कौशल विकास के अंग के रूप में। तो ये जो जिस रूप में अनुशंसा की जाती है ये होता है अतिरिक्त भाषाओं के रूप में। यानी अगर कोई भी बच्चा जो है एक भाषा उसको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, और एक भाषा वो जो है खुद से पहले से जानता है, यानी जो उसकी मातृभाषा वो खुद से जानता है, दूसरा भाषा वो पढ़ रहा है, उसके अलावा भी वो कोई भी बच्चा दूसरी भाषा, कोई विदेशी भाषा वो सीखना चाहता है तो उसको अतिरिक्त भाषा के रूप में वो सीख सकता है, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनईपी 1986 का महत्वपूर्ण शैक्षिक उद्देश्य क्या है, ठीक है। पहला है सार्वभौमिक शिक्षा। दूसरा है सार्वभौमिक प्रतिधारण। तीसरा ऑप्शन है सार्वभौमिक पहुंच और नामांकन। चौथा सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, 1986 वो जो है उसका जो शैक्षिक उद्देश्य है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शैक्षिक उद्देश्य है वो ये है कि सार्वभौमिक पहुंच, यानी सभी जगह पे शिक्षा की पहुंच जो है शिक्षा को पहुंचाना, साथ ही नामांकन की प्रक्रिया जो है नामांकन जो है ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय में कराना, ठीक है। अगर जो शिक्षा की प्रक्रिया है, यानी जो शिक्षा प्रदान करने की जो प्रक्रिया है, अगर हम पूरे शहर से लेकर गाँव तक हर घर पहुँचाएंगे तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन जो है प्राइमरी विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में होंगे। तो सार्वभौमिक पहुँच यानी सभी जगह पे शिक्षा को जो है पहुँचाना, साथ ही उनका जो है अधिक से अधिक नामांकन करना, ये जो है उद्देश्य होता है। तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनईपी 2020 के अनुसार सुविधाओं के प्रावधान में क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक किया जाना चाहिए और ग्रामीण और अन्य पिछड़े वर्गों में अच्छी शैक्षिक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। इसे किस रूप में जाना जाता है, ठीक है। पहला निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के रूप में।
दूसरा शिक्षा का अधिकार, तीसरा सभी के लिए शिक्षा, और चौथा ऑप्शन है शैक्षिक अवसरों का समानीकरण। तो ये जिस रूप में जाना जाता है वो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के रूप में, यानी जो भी बच्चे की शिक्षा प्रदान की जाए वो निःशुल्क होनी चाहिए, कोई भी फीस नहीं होनी चाहिए, कोई भी शुल्क नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ अनिवार्य होना चाहिए कि हर बच्चा जो है, हर जाति का बच्चा, हर वर्ग का बच्चा पढ़ाई पढ़ सकता है, और वो जो है वो भी निःशुल्क। तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों के आकलन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा निम्न में से कौन से उपकरण की विधियां प्रस्तावित की गई हैं? पहला भूमिका अदा करना, दूसरा समूह में कार्य करना, तीसरा पोर्टफोलियो बनाना, और चौथा परियोजना। ठीक है, तो ये जो है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसके द्वारा जो उपकरण की विधियां प्रस्तावित की गई है वो है समूह में कार्य करना। ठीक है, एक साथ एक ही विद्यालय में, एक ही क्लास में सभी बच्चों को ये अवसर देना कि सभी बच्चे एक साथ बैठकर जो है समूह में कार्य करें, ताकि वो चीज़ों को आसानी से सीख पाएँ। तो समूह में कार्य करना, साथ ही पोर्टफोलियो बनाना, ये भी बहुत ही ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट उपकरण की विधियों में से मानी जाती है। तो थर्ड ऑप्शन भी सही है, साथ ही परियोजना बनाना, ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन, आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सनातन ज्ञान तथा विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में कौन सी नीति तैयार की गई है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान, दूसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तीसरा राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय सनातन ज्ञान तथा विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में जिस नीति को तैयार किया गया वो है आपका NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया गया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इनमें से जो नीचे दिए गए हैं उनमें से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया गया है? ठीक है, पहला है कि प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है, पहला ऑप्शन है। दूसरा है कि सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और तार्किक निर्णय करने और नवाचारिता के प्रोत्साहन करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, यह है दूसरा ऑप्शन। तीसरा कि बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन बिल्कुल गलत है कि बच्चों को जो है अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए किसी भी अध्यापक को इनाम और जो है दंड का प्रयोग करना चाहिए। अगर इनाम या हर जगह इनाम देने की बात की गई हो या फिर दंड देने की बात की गई हो अध्यापक द्वारा, तो ये ऑप्शन हमेशा आपका गलत होगा। ये निगेटिव है और निगेटिव ही सही होगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव पूछ रहा है नहीं। ठीक है, इसको ध्यान देंगे, बाकी ऑप्शन सही है। ठीक है, जैसे फोर्थ है कि रट्टा मारकर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने के अतिरिक्त संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना चाहिए। बिल्कुल सही, इस चीज़ पर बल देना चाहिए कि बच्चे जो है रट्टा मारकर सीखे नहीं, बल्कि जो है संप्रत्यात्मक जो है समझ से सीखे, नहीं चीज़ों को समझ कर सीखें, ना कि जो है रट कर सीखें। ठीक है, तो ये आपका सही है, सिर्फ थर्ड ऑप्शन निगेटिव है, यही गलत होगा। ठीक है, या फिर यही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NEP 2020 के अनुसार हमारी शिक्षा में गणित और गणितीय सोच की क्या भूमिका है? पहला है नवीन तरीकों और विचारों की विविधता पर जोर देना, बिल्कुल सही है कि इसकी जो भूमिका होती है वो नवीन तरीके, जो भी नए नए तरीके हैं और जो भी विचार आते हैं उनकी विविधता पर जोर देना, ये गलत सही है। दूसरा है कि परिणामों के बजाय परीक्षा तकनीकों पर ध्यान देना, बिल्कुल गलत है। तीसरा है कि गणित में अभिसरण सोच विकसित करना, बिल्कुल गलत है, फोर्थ ऑप्शन गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा कि जो हमारी शिक्षा में गणित और गणितीय सोच की जो भूमिका है वो है कि नए नए तरीके, नए नए विचारों की विविधता पर जोर देना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है? यानी जो भी 3 से 18 वर्ष के बच्चे हैं उनको गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है नई शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग। पहला है वर्ष 2030 तक, दूसरा ऑप्शन है वर्ष 2025 तक, तीसरा ऑप्शन है वर्ष 2022 तक, और डी ऑप्शन है वर्ष 2024 तक। तो इसका जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 3 से 18 वर्ष के बच्चों को जो है उनकी जो शिक्षा होनी चाहिए वो समावेशी शिक्षा होनी चाहिए, साथ में गुणवत्तापूर्ण भी होनी चाहिए। तो इसका जो लक्ष्य लिया गया है वो है वर्ष 2030 तक, यानी वर्ष 2030 तक के जो है 3 वर्ष से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी जो शिक्षा होगी गुणवत्तापूर्ण होगी, साथ ही क्या होगी, समावेशी शिक्षा होगी। ठीक है,
तो इन समावेशी शिक्षा में जो है प्रदान किया जाएगा, साथ ही गुणवत्तापूर्ण होगी। तो वर्ष 2030 फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नई व्यापक स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा किसके द्वारा विकसित किया गया है। एक नई व्यापक स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो यह है आपका एनसीईआरटी के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसको लागू करने वाला भारत का जो सबसे पहला राज्य है, प्रथम राज्य, वो कौन सा है। पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है कर्नाटक। तो वो राज्य है आपका कर्नाटक। ठीक है, वैसे तो सभी चीज़ों में केरल जो है सबसे पहले होता है, लेकिन वो यहाँ पे जो है आपका कर्नाटक, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनईपी पढ़ रहे हैं तो ये जानना जरूरी होता है कि भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है। तो अब तक जो आई है वो 3 बार आई है, 3 बार जो है आई है। और साथ किस किस साल या किस किस वर्ष आई है वो देखते हैं। सबसे पहले जो शिक्षा नीति आई थी वो आई थी 1968 में। ठीक है, सबसे पहले जो शिक्षा नीति, जो पहली शिक्षा नीति वो 1968 में आई थी। दूसरी शिक्षा नीति जो आई थी वो आई थी आपकी 1986 में। ठीक है, ये दूसरी बार आई थी। और तीसरी बार आई थी जो है वो आई थी 2020 में। ठीक है, तो टोटल 3 बार जो है अब तक शिक्षा नीति आ चुकी है। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 2020 में भी आई है, 1986 में भी और 1968 में। सबसे पहले 1968, फिर 1986, फिर 2020 में। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाया गया है, इसके अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए। मुख्य रूप से रटने के कौशल को परीक्षण करना, बिल्कुल गलत है। रटने के कौशल को तो बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, तो ये गलत है। दूसरा कि केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना, सिर्फ विषय वस्तु को हम प्रोत्साहित नहीं कर सकते सीखने के लिए, ये गलत होगा। तीसरा कि सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, बिल्कुल सही। जो भी बच्चे हैं उनके लिए उनका जो है सीखने के लिए और विकास के लिए अनुकूलन करना, ये ऑप्शन सही होगा। थर्ड ऑप्शन सही होगा। फोर्थ है कि विद्यार्थियों का वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना, जहाँ पे केवल आपका नजर आए वो तो आपका ऑलरेडी गलत ही होगा। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। सिर्फ अंक के या परीक्षाओं के माध्यम से हम किसी का जो है आकलन नहीं कर सकते, तो ये भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनईपी 2020 ने बहुभाषावाद के साथ कौन सी कक्षा प्रारंभ करने का सिफारिश किया, यानी एक से अधिक भाषाओं के साथ कौन सी कक्षा को प्रारंभ करने का सिफारिश किया है। पहला प्राथमिक शिक्षा, दूसरा माध्यमिक शिक्षा, तीसरा उच्च शिक्षा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो एनईपी 2020 है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये जो है इस चीज़ को बढ़ावा देता है कि प्राथमिक कक्षा से यानी प्राइमरी लेवल से ही बहुभाषावाद को जो है बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यानी जो भी बच्चा है वो अपना जो मातृभाषा है उस भाषा में तो चीज़ों को सीख ही सकता, पढ़ ही सकता है। साथ ही जो अन्य दूसरी लैंग्वेज सीखना चाहता है वो सीख सकता है। साथ में जो है कोई अतिरिक्त लैंग्वेज भी अगर वो सीखना चाहता है तो उसको भी वो पढ़ सकता है, सीख सकता है। तो प्राथमिक कक्षा से या प्राथमिक शिक्षा से ही इस चीज़ को लागू कर दिया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो ये सारे एनईपी से संबंधित क्वेश्चन थे जो कि पिछले कई वर्षों में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पूछे गए हैं। ठीक है, और ये जो सभी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके जो है यही क्वेश्चन आपको रिपीट देखने को मिल जाएंगे, या फिर आपको थोड़ा सा इधर उधर जो है घुमा के आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं। आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।